हेलो, मैं डॉक्टर कौशलेंद्र। आप सभी को मेरा प्रणाम। इस वीडियो में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज 25 दिसंबर है। 25 दिसंबर के दिन ही श्री कृष्ण अर्जुन को महाभारत के युद्ध में गीता का उपदेश देते हैं, इसलिए आज गीता दिवस भी है, मोक्षदा एकादशी भी है। इन सबकी ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ मैरी क्रिसमस। आज ही के दिन भारत रत्न पंडित मदन मोहन मालवीय जी की जन्म जयंती है और आज ही के दिन हमारे भूतपूर्व कवि प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की भी जन्म जयंती है। इसलिए इन दो महापुरुषों को मैं शत शत नमन करता हूं जो भारत के रत्न थे। इन्हें भारत रत्न की उपाधि भी दी गई थी। आज की टॉपिक है सरदार वल्लभ भाई पटेल और पोलो ऑपरेशन। हैदराबाद रियासत के खिलाफ सरदार वल्लभ भाई पटेल की सैन्य कार्रवाई को पोलो ऑपरेशन के नाम दिया गया है। इसे पोलो ऑपरेशन क्यों कहा गया, पहले इस पर थोड़ी प्रकाश डालते हैं, फिर हैदराबाद रियासत में पोलो ऑपरेशन की जरूरत क्यों पड़ी इस पर बात करते हैं। इसे पोलो ऑपरेशन इसलिए कहा गया कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा पोलो के मैदान हैदराबाद में थे, जिनकी संख्या 17 थी। 17 पोलो के मैदान होने के कारण ही हैदराबाद रियासत के खिलाफ जो की गई सैन्य कार्रवाई थी, इसे पोलो ऑपरेशन नाम दिया गया। भारत की आजादी के बाद की घटना है। हैदराबाद में कासिम राजवी ने रजाकारों की ढेर सारी असैनिक सेनाओं की भर्ती शुरू कर दी थी। ऐसे में वहां के निजाम मीर उस्मान अली खान हैदराबाद रियासत को स्वतंत्र रखना चाहता था। इन रजाकार असैनिक दलों का मन इतना बढ़ गया कि ये न केवल हैदराबाद के अंदर बल्कि हैदराबाद के बाहर भी जाकर के असैनिक कार्रवाइयां करने लगे। लूटपाट, हत्या, उपद्रव, अशांति इनकी दिनचर्या बन गई। ये हिंदुओं को तंग करने लगे, मारने पीटने लगे, लूटने लगे, उत्पीड़न करने लगे और यहां तक हालात पैदा कर दिए कि हैदराबाद में शांति नाम की चीज नहीं रहा। ऐसे में सरदार वल्लभ भाई पटेल का उत्तरदायित्व था, जो उस समय गृह मंत्री थे और उप प्रधानमंत्री थे, कि हैदराबाद में शांति स्थापित की जाए। इसके पहले 9 नवंबर 1947 को हैदराबाद के निजाम मीर उस्मान अली खान और पटेल जी के बीच जो 1 वर्ष का समझौता हुआ था, उस समझौते में भारत सरकार के पास 3 शक्तियां हैदराबाद की आ गई थी। उसमें रक्षा भी था, विदेश था और सूचना था। तो रक्षा का उत्तरदायित्व समझते हुए सरदार वल्लभ भाई पटेल उस समय तत्कालीन जो ब्रिटिश गवर्नर जनरल थे स्वतंत्र भारत में, लॉर्ड माउंटबेटन को ही गवर्नर जनरल बनाया गया था, उनके पास यह प्रस्ताव लेकर गए कि हैदराबाद में शांति कैसे बनाई जाए। गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन ने उन्हें सलाह दिया कि बिना बल प्रयोग के करने के जो भी कर सकते हो हैदराबाद के साथ करें, लेकिन बल प्रयोग की इजाजत लॉर्ड विलियम बेंटिक ने नहीं दिया। फिर जवाहरलाल नेहरू जी के पास गए। पटेल जी जवाहरलाल नेहरू जी के पास हैदराबाद में सैन्य कार्रवाई के पक्ष में अपनी विचार रखने के लिए गए थे, क्योंकि निजाम ने उनकी मांग ठुकरा दी थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल की मांग ठुकरा दी थी। वल्लभ भाई पटेल ने मांग क्या रखी थी कि सिकंदराबाद में भारतीय सेना को प्रवेश करने दिया जाए ताकि वहां शांति स्थापित की जा सके और रजाकारों की जो सैनिक संगठन है वह एक तरह से असैनिक संगठन था, उसे भंग कर दिया जाए। ये 2 ही मांग तो रखी थी, जिसे निजाम ने ठुकरा दिया कि वो ऐसा नहीं करेंगे। तब जाकर के पटेल जी को निराश होकर के गवर्नर जनरल के पास जाना पड़ा और प्रधानमंत्री के पास जाना पड़ा। गवर्नर जनरल से निराश होकर के जब प्रधानमंत्री के पास गए तो जवाहरलाल नेहरू के साथ उनकी बड़ी कट्टर नोकझोंक हुई और इस कटाक्ष में हमें एक आध पहलू का उल्लेख करना चाहेंगे कि जब पटेल जी ने हैदराबाद में नेहरू के साथ बातचीत के दौरान कहा कि हमें वहां पर सैन्य कार्रवाई करनी चाहिए, तो नेहरू जी इसके सख्त खिलाफ थे और वे नहीं चाहते थे कि हैदराबाद के खिलाफ बल प्रयोग हो। वे स्पष्ट कहते थे कि हैदराबाद को स्वतंत्र घोषित रहने दिया जाए, क्या बुराई है। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने
कटाक्ष में प्रत्युत्तर जवाहरलाल नेहरू का दिया कि ठीक है, कोई बात नहीं, आनंद भवन में आप चौकीदार बन जाइए और उसी घर में रहिए, इसमें क्या बुराई है। इस पर नेहरू जी तिलमिला गए थे, क्योंकि आनंद भवन उनका पुश्तैनी इलाहाबाद में एक मकान है। नेहरू जी ने कहा कि आपका मंतव्य क्या है। पटेल जी ने कहा कि हमारा मंतव्य है पूर्ण आजादी, जिसमें हैदराबाद अलग नहीं रहेगा। उस पर जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा कि जब वहां के निजाम आजाद भारत में हैदराबाद का विलय नहीं करना चाहते तो आप क्यों दबाव बनाते हैं। तो पटेल ने जवाब दिया कि वहां की जनता चाहती है, और वहां की जनता, जिनकी हिंदू संख्या लगभग 81% है और 4% वहां के जैनी हैं, यानी कुल मिला के 85% जनता चाहती है कि हैदराबाद का विलय भारत में किया जाए। तब नेहरू ने प्रत्युत्तर में फिर कहा कि वहां के निजाम उस्मान अली खान तो संयुक्त राष्ट्र संघ में चले गए हैं। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने प्रत्युत्तर में पुनः कहा कि जब हैदराबाद राज्य को किसी देश की मान्यता ही नहीं मिली तो वहां पर संयुक्त राष्ट्र संघ में उनकी सुनवाई कैसी। इस तरह से कट्टर नोक झोंक, एक बेहद तीखी नोक झोंक हुआ दोनों नेताओं के बीच में। अंततः पानी सर के ऊपर निकल गया। तब जाकर के वल्लभ भाई पटेल जी ने अगली कार्रवाई की। इस अगली कार्रवाई का उल्लेख एक पूर्व उप सेनाध्यक्ष लेफ्टिनेंट जनरल एस के सिन्हा की आत्मकथा से लेते हैं, द स्टोरी ऑफ द हार्ट। कहीं कहीं यह नाम स्ट्रीट ऑफ द हार्ट मिलता है। तो स्ट्रीट ऑफ द हार्ट एक आत्मकथा है सिन्हा साहब का, जिसमें वो लिखते हैं कि मैं करियप्पा के साथ कश्मीर में था, जहां 22 अक्टूबर 1947 से पाकिस्तान के विरुद्ध भारतीय सैनिक उलझे हुए थे। तभी करियप्पा जी को यह तार मिला, संदेश मिला कि भारत के गृह मंत्री सरदार पटेल उनसे मिलना चाहते हैं। करियप्पा जी के साथ हम दोनों तत्काल निकल पड़ते हैं। दिल्ली पालम हवाई अड्डे से हम लोग सीधे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के आवास पर जाते हैं और सिन्हा साहब लिखते हैं कि हम तो बरामदे में टहलते रहे, लेकिन करियप्पा जी अंदर जाते हैं और 5 मिनट में बाहर निकल आते हैं। मीटिंग समाप्त। मुझे बड़ा कौतूहल हुआ और मैंने पूछा कि ऐसी क्या मीटिंग थी जो महज 5 मिनट में समाप्त हो गया। तो करियप्पा जी ने बताया कि पटेल जी ने उनसे सिर्फ एक सवाल किया था कि यदि हैदराबाद के विरुद्ध हम सैन्य कार्रवाई करते हैं और उस दौरान यदि पाकिस्तान की तरफ से कोई प्रतिक्रियात्मक सैन्य कार्रवाई की गई तो बिना अतिरिक्त मदद के क्या आप तैयार हैं। हमारी तरफ से यस सर कहा गया और मीटिंग समाप्त हो गई। इसके बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल सैन्य कार्रवाई में जुट जाते हैं। इस सैन्य कार्रवाई का तत्कालीन भारत के सेनाध्यक्ष रॉबर्ट बूचर ने भी विरोध किया था। बूचर का यह मत था कि यदि हम हैदराबाद के खिलाफ सैन्य कार्रवाई करते हैं तो पाकिस्तान अहमदाबाद या बंबई पर बम गिरा देगा, और इसकी संभावना भी प्रबल थी। तो एक तरफ से देखा जाए तो पटेल जी यहाँ पर लौह पुरुष साबित होते हैं, क्योंकि उनके खिलाफ गवर्नर जनरल थे। हाँ, ये बता देना जरूरी है कि गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन 21 जून 1948 को इस्तीफा देकर के लंदन चला गया और फिर भारत में सी राजगोपालाचारी को प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल के रूप में शपथ दिलाई गई। तो सी राजगोपालाचारी से भी हैदराबाद के निजाम ने बल प्रयोग न करने पर एक तरह से आवेदन किया था, सिफारिश की थी। तो सी राजगोपालाचारी भी नहीं चाहते थे कि हैदराबाद के खिलाफ बल प्रयोग हो। जवाहरलाल नेहरू जो प्रधानमंत्री थे वो भी नहीं चाहते थे कि हैदराबाद के खिलाफ बल प्रयोग हो, और भारत के जो सेनाध्यक्ष थे वो भी नहीं चाहते थे कि हैदराबाद के खिलाफ बल प्रयोग हो। ऐसी स्थिति में एक गृह मंत्री और भारत के उप प्रधानमंत्री पटेल जी वास्तव में लौह पुरुष साबित होते हैं,
जब उन्होंने अपने अंदर अंदर पूरी तैयारी कर ली, इसके बाद भी कई बार डेट को टाला गया राजनीतिक कारणों से, और अंततः वह दिन 13 सितंबर 1948 का आ गया जब ऑपरेशन पोलो के लिए उन्होंने इजाजत दे दी। हालांकि इस इजाजत के लिए बड़े कूटनीतिक रूप से उन्होंने नेहरू से हस्ताक्षर कराने में सफल रहे थे। जब तक कि नेहरू और राजगोपालाचारी इस कार्य को रोकते, तब तक एक ग्रंथ का उल्लेख करना चाहूंगा, इंडिया फ्रॉम करजन टू नेहरू एंड आफ्टर। इसके राइटर है दुर्गादास। इस पुस्तक के हवाले से यह बताना चाहूंगा कि जब तक नेहरू और श्री राजगोपालाचारी पटेल जी को रोकते, पटेल जी ने कहा कि अब सेना का हैदराबाद में प्रवेश हो चुका है, अब उसे रोकना नामुमकिन है। उस समय मेजर जनरल जयंतो नाथ चौधरी और लेफ्टिनेंट जनरल राजेंद्र सिंह के नेतृत्व में ऑपरेशन पोलो की शुरुआत हो चुकी थी। हालांकि 13 सितंबर 1948 के ठीक 2 दिन पहले जिन्ना का इंतकाल हो गया था पाकिस्तान में। ऐसे में वहां के प्रधानमंत्री लियाकत अली ने एक डिफेंस कमेटी की मीटिंग बुलाई थी। उस मीटिंग में उन्होंने बताना चाहा कि क्या हम भारत पर बम गिरा सकते हैं, और ऐसी स्थिति में उनके एयर चीफ मार्शल अलवर्दी ने कहा कि हम ऐसा नहीं कर सकते। इस पर लियाकत अली ने जोर देकर कहा कि हम बम क्यों नहीं गिरा सकते। तो अलवर्दी ने, जो एयर चीफ मार्शल थे, खुलासा किया कि हमारे पास केवल 4 बम वर्षक विमान हैं और वो भी 2 खराब हैं, 2 काम के हैं। वो बम तो गिरा सकते हैं दिल्ली तक, लेकिन वापस नहीं आ सकते। ऐसे में लियाकत अली मन मशोश कर मौन हो गए, और नेहरू की जो डर था कि पाकिस्तान अटैक कर देगा, निराधार साबित हुआ। सरदार वल्लभ भाई पटेल की ऑपरेशन पोलो सफल हुआ। 5 दिन बाद यानी कि 18 सितंबर के दिन आत्मसमर्पण कर दिए हैदराबाद के सभी रजाकारों में 1373 रजाकार मारे गए, 808 वहां के जवान मारे गए, और भारतीय सेना के भी 66 जवान शहीद हुए। इस प्रकार इतनी कुर्बानियां देकर के हैदराबाद का भारत में विलय कर लिया गया। कुल भारत की आज़ादी यानी 15 अगस्त 1947 के 13 महीने बाद हैदराबाद राज्य भारत में विलीन कर लिया गया। उसके 5 दिन के बाद 23 सितंबर 1848 में हैदराबाद के निजाम ने संयुक्त राष्ट्र संघ से जो अपना आवेदन दिया था उसे वापस ले लिया। इस प्रकार वल्लभ भाई पटेल के लौह नेतृत्व और व्यक्तित्व से पोलो ऑपरेशन के माध्यम से हैदराबाद राज्य का भारत में विलय एक महान राजनीतिक, कूटनीतिक दूरदर्शिता की विजय थी। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।